पता चल सकता है कि कितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। दो टाइप्स के मेनली एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव, जिसको फर्दर क्लासिफाइड करा जाता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट में भी दो टाइप्स के होते हैं, आइडियल प्रैक्टिकल। डिपेंडेंट में ये चार टाइप्स के होते हैं। आइडियल केस में अपना वोल्टेज और करंट होता है। प्रैक्टिकल में भी अपन वोल्टेज और करंट ही देखते हैं। अब डिपेंडेंट में वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी हो सकता है। पर पैसिव में तीन टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं। RLC जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो इनको इंडिपेंडेंट में क्यों नहीं रखा अपन ने? मतलब ये RLC जो होते हैं ये सब डिपेंडेंट होते हैं इनपुट वोल्टेज के ऊपर। जैसे कि लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर इसमें भी नॉन लीनियर होता है, इसमें भी लीनियर और नॉन लीनियर होता है। एक्टिव एलिमेंट्स को बेसिकली अपन कह सकते हैं कि जो पावर डिलीवर कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसी को एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। अब इसके अंदर जो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन होता है, इट इज़ नोन एज एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना? तो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का मतलब ऐसा हुआ कि जब भी कोई सपोज करो आप एक वोल्टेज सोर्स ले लिया अपन ने, वोल्टेज सोर्स अपना वोल्टेज इंडिपेंडेंटली दे रहा है और करंट सोर्स भी अपना इंडिपेंडेंटली करंट सोर्स दे रहा है। पर जो ट्रांजिस्टर कभी भी अपना इंडिपेंडेंटली नहीं देता है, क्योंकि उसको एक बेस वोल्टेज दिया जाता है। जब तब वो अगर मतलब बेस करंट दे के उसको करंट सेचुरेशन में लेके आते हैं, तब जाके वो कंडक्शन शुरू करता है। और वैसे ही सेम है अपना ऑप एम्प्स के लिए। अब इस डायग्राम्स के थ्रू अपन को पता चल सकता है, जैसे कि इसके अंदर अपने पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है। इनिशियली अपन ने इसका स्विच ओपन रखा था। अब जैसे ही अपन इसका स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये जो कैपेसिटर होगा ये वोल्टेज सप्लाई से चार्ज होने लग जाएगा। और जैसे ही अपन इसको वापस से टर्न ऑफ करेंगे तो ये कुछ टाइम के लिए जो कैपेसिटर है ये अपना पावर सप्लाई करता रहेगा ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि ये चार्ज था और फिर ये डिस्चार्ज मोड में आ जाएगा जैसे ये सर्किट यहाँ से यहाँ ओपन होगा। ठीक है ना? तो ये थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि आर अपना लोड हुआ तो ये थोड़े टाइम के लिए ये इसको सप्लाई देता रहेगा। अब दूसरे से आते हैं। इसमें भी पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कैपेबल होते हैं एनर्जी को डिलीवर करने के लिए इंडिपेंडेंटली। एक्टिव क्या होता है, जो डिपेंड करता है पावर को सप्लाई करने के लिए, जैसे कि रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। अब बल्ब भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि बल्ब पावर कंज्यूम करता है पर उसके अंदर इंडिपेंडेंटली वो एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकता उसको, क्योंकि ये लोड है। लोड कभी भी एक इंडिपेंडेंटली सोर्स नहीं दे सकता। अब ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में अपने को वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है, फिर स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स होती हैं। तो इसके अंदर इनपुट वोल्टेज अपने को देनी पड़ेगी। और इनपुट वोल्टेज जैसे कि इस पे दे सकते हैं कि वोल्टेज का जो वोल्टेज इंटू I1 इक्वल्स टू V2 इंटू I2, ये प्राइमरी साइड की वोल्टेज है और ये सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है। अगर अपने को वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ेगा तो मतलब ये वोल्टेज कम रहेगी, ये वोल्टेज ज़्यादा रहेगी, तो इसके अंदर करंट रेशो का डिफाइन हो जाएगा, मतलब करंट डिपेंड करेगा। फिर आइडियल केस में अपना हमेशा जो भी वोल्टेज रहता है वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है, मतलब जित करंट पे कभी भी डिपेंड नहीं कर रहा है। जितना वो Vs है यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे Vs अपने को मिलेगा और इसकी लीनियर रहेगी, क्योंकि आइडियल केस में कभी भी रेजिस्टेंस अपने को पता नहीं रहता। रेजिस्टेंस हमेशा ज़ीरो ही मान के चलते हैं अपन। जैसे कि ये DC था, ठीक है ना? अब अपन AC में आ रहे हैं। AC में भी अपने को कॉन्स्टेंट ही सप्लाई मिल रही है। कैसे? अपन को AC में तो हमेशा साइनोसॉइडल मिलनी चाहिए, पर अपन VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वोल्टेज वर्सेस करंट की। ठीक है ना? वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो एकदम लीनियर ही मिलेगी अपने को। अब प्रैक्टिकल में आते हैं अपन। प्रैक्टिकल में देखो, कभी भी अपन प्रैक्टिकल जैसे लाइफ में आते हैं
तो हमेशा कभी भी आइडियल नहीं रहती है, हमेशा एक ना एक कोई सर्किट का रेजिस्टेंस होता ही है। तो उसको रेजिस्टेंस को अपन ने आर एस से करा है, जो कि सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। आर एस ये अपना सप्लाई रेजिस्टेंस है। तो ये हमेशा जो ये अपना प्रैक्टिकल जो होगा वो हमेशा डिपेंडेंट होगा करंट के ऊपर। ओके, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं अपन, वी एस इक्वल्स टू वी प्लस आई आर एस। वी यहाँ पे ये है और ये आई आर एस करंट यहाँ पे जा रहा है। तो वी एस इक्वल्स टू वी एस माइनस आई आर एस, ये है अपनी आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये फॉर डीसी था। और इसका हमेशा ग्राफ जब देखेंगे अपन, इसका नॉन लीनियर ही ग्राफ आएगा। नॉन लीनियर कैसे, जैसे वी एस तो इनिशियल कंडीशन थी जब अपन ने उसके ऊपर थी, और जैसे जैसे अपन करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वोल्टेज नीचे, इसका ग्राफ जो होगा वो लीनियरली नीचे आता रहेगा। ओके, अब इसके अंदर भी एग्जांपल इसके ले सकें तो बैटरी सोर्स हो गया, जनरेटर हो गया, ये दोनों ही प्रैक्टिकल केसेस के लिए होते हैं। ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब अपन आते हैं कि जैसे कि दो वोल्टेज सोर्सेज अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो V1 प्लस V2 होगा। अब इसमें आपको देखना है कि इसके अंदर जो साइन है, इसका मतलब ये प्लस नेगेटिव है और इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इसका पॉजिटिव जो है उसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, तभी जाके ये V1 प्लस V2 हुआ। अब इसमें देखिए अपन सेम है, पर इसमें क्या है कि जो V1 है वो नेगेटिवली कनेक्टेड है, मतलब इसमें सर्किट में मैंने थोड़ा गलती कर दी। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा साइन, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, या और मतलब जैसे V1 ग्रेटर हुआ तो V1 माइनस V2 होगा और V2 माइनस V1 होगा। ओके, अब थर्ड सर्किट में आते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हुए तो पैरेलल में कभी हमेशा वोल्टेज सेम रहती है। अगर आपको दोनों में अलग अलग वोल्टेज मिल रही है तो फिर वो केवीएल अप्लाई नहीं हो सकता उसके अंदर, क्योंकि वो सर्किट फिर सपोर्ट नहीं करेगा उसे। अब इसमें आते हैं, अगर अपने पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके साथ में पैरेलल में अपने पास एक रजिस्टर है, तो अपन रजिस्टर को मतलब नेगलेक्ट कर सकते हैं, और जो वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स ही, क्योंकि पैरेलल में अपना वोल्टेज सोर्स हमेशा सेम रहता है। अब सपोज जैसे कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स है और इसके पैरेलल में करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो हमेशा अपन वोल्टेज सोर्स को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि वोल्टेज हमेशा इसके अलाउंग सेम ही रहेगा। अब इस सर्किट से अपन समझते हैं, जैसे कि इस सर्किट में क्या है, इस सर्किट में 10 वोल्टेज यहाँ पे कनेक्टेड है प्लस नेगेटिव से, और 20 वोल्ट यहाँ पे कनेक्टेड है प्लस नेगेटिव से, बीच में एक 2 ओम का रजिस्टर है। अब इसमें अपन को पता है कि हमेशा जब पैरेलल होता है तो उसमें क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, पर इसमें क्या है, इसमें 10 वोल्ट यहाँ पे राइट में और 20 वोल्ट यहाँ पे, तो कभी भी यहाँ पे आई नॉट सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब आई नॉट हमेशा ज़ीरो ही होगा। और तो फिर इस, क्योंकि इसमें जो विद रेस्पेक्ट टू केवीएल वोल्टेज अक्रॉस द पैरेलल ब्रांचेस शुड बी इक्वल, क्योंकि जो वोल्टेज अपन केवीएल में निकालते हैं ना वो इक्वल रहनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके, अब अगले पे आते हैं। तो ये सर्किट में देखिए कि इस सर्किट में क्या है कि 10 वोल्ट और 10 वोल्ट हमेशा दोनों पैरेलल में, तो इसमें अगर अपन सुपर पोजिशन लगाते हैं तो एक बार तो इसको अपन शॉर्ट करेंगे ये वाला, और फिर दूसरी बार अपन इसको शॉर्ट करेंगे। ओके, वैसे ही अपन ने सुपर पोजिशन में 2 केस लिए। केस 1 में अपन ने लेफ़्ट साइड वाले वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और इसमें राइट वाले सोर्स को शॉर्ट कर दिया, तो इसमें अपना आई नॉट ज़ीरो आया, इसमें भी अपना आई नॉट ज़ीरो आया, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज था वो रेजिस्टेंस से फ्लो ना करके यहाँ शॉर्ट सर्किट से फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ, सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज़ करता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन केवीएल नहीं लगा सकते। फॉर द अबव नेटवर्क सुपर पोजिशन कांट बी अप्लाइड सिंस केस 1 एंड केस 2 सर्किट्स आर नॉट सेटिस्फाइंग केवीएल। ठीक है, ये केवीएल इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करवा रहा है। अब इस वाले सर्किट में देखेंगे तो इसमें ये पावर निकालना चाहें, इसकी पावर इसकी आ रही है, मतलब इसकी इस वोल्टेज सोर्स की पावर आ रही है 25 वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि ये करंट भेज रहा है अपना 2.5, ये भी 2.5 भेज रहा है अपना,
तो इन दोनों की 20-25 आ रही है, पर यहाँ पे 50 वॉट आ रही है। समझ में आया आपको? तो अपन ऐसे निकालेंगे इसकी पावर ऐसे निकल जाएगी इसकी। अब इस वाले सर्किट में देखें अपन, इसमें अपन ने 30 वोल्ट्स कनेक्ट कर रखा है। 30 वोल्ट्स के पैरेलल अपन ने 3 ओम्स कनेक्ट कर रखा है, और उसके पैरेलल में अपन ने एक 5 ओम्स का रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है। अब सीरीज़ में यहाँ पे एक RL, ये भी 5 ओम्स का ही है, मतलब ये दोनों सीरीज़ में है अपने, और ये पैरेलल में इन दोनों के, ठीक है ना। तो इसके अंदर नोट अपन ने ये लिखवाया है कि अब इसमें KCL अप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि ये आराम से, क्योंकि हर ब्रांच पे जो वोल्टेज आएगा वो 30-30 डिवाइड हो जाएगा। अब इनके रेजिस्टेंस पे निकालना चाहें अपन वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज निकलेगा वो 15-15 निकलेगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, 5-5 है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस अलग रहेगा। निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं KVL से आप। नोड इसके अंदर ये है कि इन द अबव नेटवर्क 3 ओम रजिस्टर्स कैन बी नेगलेक्टेड। 3 ओम रजिस्टर अपन ने क्यों नेगलेक्ट करा, क्योंकि जो पैरेलल में अपना वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। तो आइडियल मतलब अपन आइडियल कंडीशन ही मान के चल रहे हैं, तो ये जो वोल्टेज आएगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा करंट के। तो यहाँ पे मान लेंगे इन द अबव नेटवर्क 3 ओम रेजिस्टेंस कांट बी नेगलेक्टेड टू फाइंड आइदर सोर्स करंट और सोर्स पावर, ठीक है ना। तो अपन सोर्स करंट और सोर्स पावर क्यों नहीं निकाल सकते रेजिस्टेंस के बिना, क्योंकि फिर जो पावर आएगी ना वो रेजिस्टेंस के साथ ही मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर वो KVL सपोर्ट नहीं करेगी। इस सेकंड इसमें आते हैं अपन इस वाले सर्किट में। इस वाले सर्किट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 DC सप्लाईज आ रही हैं, ठीक है ना। एक पैरेलल में इंडक्टर लगा हुआ है, इसके साथ में एक अपना एक और वोल्टेज सोर्स DC वोल्टेज सोर्स लग रहा है, एक और DC वोल्टेज, एक करंट, एक कैपेसिटर और 2 रजिस्टर्स। तो अपने को पता है कि जब DC सोर्स होता है तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, लीनियर होती है हमेशा, ठीक है ना। लीनियर अगर होगी तो ये जो अपने पास इंडक्टर है इसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अब जब भी अपना करंट चेंज होता है तब जाके ये चार्ज होता है, मतलब di/dt वोल्टेज जब भी चेंज होगा, मतलब AC सोर्स के लिए इंडक्टर हमेशा अप्लाई करते हैं, पर DC के लिए हमेशा इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ओपन सर्किट कर देंगे इसको अपन, ठीक है। तो अपन ने सेम करा है यहाँ पे, ओपन सर्किट कर दिया इसको। ओपन सर्किट करने के बाद जो ये दोनों थे ये सीरीज़ में थे, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मतलब ये 30 वोल्ट सप्लाई आ गई। अब अपन इसके अंदर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को अपन क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर दे, इसको भी नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन, तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे अपन। ओपन सर्किट कर देंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर वही है, DC सप्लाई हमेशा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देती है। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक देगी तो फिर कैपेसिटर चार्ज होगा, नहीं होगा ना, तो फिर अपन इसको भी ओपन कर देंगे। नेगलेक्ट कर देंगे या तो ओपन कर देंगे, ठीक है। इसको नेगलेक्ट ही कर देंगे तो ये पूरा सर्किट चला जाएगा। फिर अपन इसको इन दोनों सोर्स को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों सोर्स ऐड होके 15 वोल्ट्स रह जाएंगे, मतलब ये सीरीज़ में थे। तो ये देखिए आप, इसका चेंज हो रखा है ना, इसका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो मतलब 30 - 5 हो जाएगा 25, और ये फिर 15 कनेक्टेड हो जाएगा। अब इसके अंदर एक करंट सोर्स और दे रखा है। अपन ने क्या समझा था इस वाले पिछले इसमें से, कि जो करंट सोर्स होता है पैरेलली अपन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो वोल्टेज है ये सेम ही रहेगा। तो अपन ने सेम यहाँ पे करा है, अपन ने इसको भी नेगलेक्ट कर दिया है। तो मतलब ये 25 + 15 कितना हुआ, 40 वोल्ट्स। 40 वोल्ट सप्लाई अपने को 2 ओम्स और 3 ओम्स के पैरेलल में मिलती है। अब अपने को अगर करंट कैलकुलेट करना है इसका, तो करंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। 40/3 + 2 = 8 एम्पियर्स फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है ना। अब आइडियली अगर अपन करंट सोर्स के बारे में देखें तो करंट की कैरेक्टरिस्टिक भी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस सर्किट में अपन करंट सोर्स दे रखा है, इस करंट सोर्स को अपन इंडिपेंडेंटली सप्लाई दे सकते हैं वोल्टेज के बिना, ठीक है। और आइडियली में अपन जैसे वोल्ट मीटर के बारे में देखें तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिट मानते हैं अपन, एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 मानते हैं। नेक्स्टली प्रैक्टिकल में इसका वही बता रखा है कि इसके अंदर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक आएगी। अब आइडियल करंट सोर्स डिलीवर एनर्जी इन अ स्पेसिफाइड करंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, ठीक है ना।
जो कि इंडिपेंडेंटली होती है। सेम वोल्टेज का वाला सीन है। इसमें जो इंटरनल होगा वो हमेशा इन्फिनाइट रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनाइट रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर ज़ीरो रहेगा। ठीक है ना, आप ये पढ़ सकते हैं। अब अपन इसके बारे में आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं थोड़ा बहुत, कि अगर दो पैरेलली कनेक्टेड हैं करंट सोर्स तो उन दोनों का हमेशा एडिशन होगा। ठीक है ना, वोल्टेज सोर्स में क्या था, अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसमें क्या है, करंट में, करंट का अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों एडिशन हो जाएगा दोनों का। अगर ये ऊपर है और इसका नीचे है डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, तो अपन देखेंगे कि I1 अगर ग्रेटर है I2 से तो I1 माइनस I2 लिख देंगे। ठीक है, अगर I2 ग्रेटर है I1 से तो अपन लिखेंगे I2 माइनस I1 और डायरेक्शन उसके नीचे रखेंगे क्योंकि I2 ग्रेटर है, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले का नीचे आएगा। अगर दोनों सीरीज़ में लगे हैं तो मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए करंट सोर्स। अब एक रजिस्टर के साथ एक करंट सोर्स लगा है तो अपन रजिस्टर को नेगलेक्ट करके, क्योंकि करंट सेम रहेगा सर्किट में, सीरीज़ में अपन ने देख लिया ना, सीरीज़ में सेम रहेगा, तो वो सेम नेगलेक्ट करके अपन करंट सोर्स उतना का उतना ही रहेगा। अगर अपन वोल्टेज सोर्स के साथ एक करंट सोर्स लगाते हैं तो हमेशा करंट सोर्स को अपन प्रेफर करेंगे जो कि IS कहलाएगा। ठीक है, अभी सर्किट में देखें कि इसमें 6 एम्पियर्स और 10 एम्पियर्स आ रहे हैं। अपन ने क्या पढ़ा था कि हमेशा करंट सोर्स सेम रहना चाहिए, तो इन दोनों का एडिशन नहीं होगा, तो इनका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस सेटिस्फाइंग KVL। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सर्किट में, इन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है करंट, 3 एम्पियर 3 एम्पियर, इसमें भी नॉन सेटिस्फाई होगा क्योंकि एक सिंगल डायरेक्शन में जाते तो अपन एक को ले सकते थे। ठीक है, अभी सर्किट में देखते हैं अपन कि इसमें 5 ओम्स रजिस्टर दे रखा है, 4 ओम्स रजिस्टर दे रखा है और 4 ओम्स दे रखा है, और इसके साथ में 5 ओम्स के साथ में एक 6 एम्पियर का अपने को सप्लाई दे रखी है। ठीक है ना, अब अपने को क्या करना है, इसमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन पहले फाइंड आउट करेंगे इसके सीरीज़ में जो लगा हुआ है, तो सिंपल से 5 × 6 करके अपन निकाल लेंगे। 30 वोल्ट्स आ रहा है इसका, 30 वोल्ट्स करंट ही यहाँ पे जा रहा है, पर करंट जो होगा वो इस सर्किट में यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं पर, ठीक है, तो मतलब 6 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है और ये दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवाइड हो गया, 3 एम्पियर 3 एम्पियर डिवाइड हो गया इन दोनों में। अब इन दोनों का वोल्टेज निकालना चाहे तो 3 × 4 निकाल लेंगे, और 3 × 4 मतलब 12 वोल्ट्स दोनों पे आ रहा है। ठीक है, इन द अबव नेटवर्क 5 ओम रेजिस्टेंस कैन बी नेगलेक्टेड टू फाइंड वेदर लोड करंट और लोड वोल्टेज। अब लोड करंट लोड वोल्टेज निकालने के लिए अपन इसको आराम से नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं देगा अपने को, करंट भी सेम रहेगा और वोल्टेज भी सेम ही रहने वाले। अब इन द अबव नेटवर्क 5 रेजिस्टेंस कांट बी नेगलेक्टेड टू फाइंड आइदर वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स और पावर ऑफ द करंट सोर्स। ठीक है, अब अपने को इसको कब नेगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जब अपने को पावर सोर्स निकालना पड़ रहा है। ठीक है, पावर सोर्स के लिए अपन इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अपन आते हैं नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेज पे डायरेक्टली, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसका सिंबल ऐसा है, मतलब ट्रायंगुलर है। अपन ने देखा था कि सर्कुलर किसका होता है, जो डिपेंडेंट होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है, उसका ऐसे सर्किल में एरो डिपेंड होता है। पर इसका ट्रायंगल है तो मतलब ये नॉन लीनियर डिपेंडेंट सोर्स है, मतलब IS इसका I² पे डिपेंड नहीं कर रहा, EI², मतलब E इसके अंदर EMF है। ठीक है, ये ओम्स लॉ अपने को पता ही है। ओम्स लॉ अगर जैसे कि एक अपन देखें, एक कंडक्टर है, उसका लेंथ L है और उसका एरिया A है और उसके अंदर करंट सप्लाई जा रहा है I, तो इसके अंदर जो I होगा वो डायरेक्टली E के ऊपर डिपेंड, J जो होगा वो डायरेक्टली इंडिपेंड होगा E के ऊपर। अब J क्या है इसमें, I/A, मतलब करंट अपॉन एरिया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, E क्या होता है अपना, वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्ट्स पर मीटर। फाई क्या होता है, 1/ρ MHO M। ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है अपनी। R क्या होता है, ρL/A। अब इसके अंदर देखें J की वैल्यू, तो इसको डायरेक्टली अपन ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली E पे डिपेंडेंट है, मतलब EMF पे डिपेंडेंट है, तो ये E ऐसे लिख सकते हैं ना अपन।
और वी बाई आई क्या हो गया अपने पास, थ्रू एल बाई ए इक्वल्स टू आर, जो कि रेजिस्टेंस होता है वी बाई आई। ओम्स लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया। ओके, इसके ऊपर हम नहीं देते हैं ध्यान अपन। अब आगे चल के अपन देखते हैं जो डिपेंडेंट्स अपन ने पढ़े थे ना, एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, आर एल सी पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जो भी अपने पास आर एल सी की वैल्यूज़ होंगी, जैसे कैलकुलेट करना है अपने ओम्स लॉ के थ्रू, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, आई आर। ये तो ओम्स लॉ के थ्रू आ गया, तो 1/r को अपन जी लिख सकते हैं, जी, तो आई इक्वल्स टू जी भी लिख सकते हैं अपन इसको। वोल्टेज को अपन और क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर टाइम, मतलब चार्ज अपॉन टाइम इनटू आर। ठीक है, अब इसके लीनियरली अपने को इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है। आई इक्वल्स, अगर करंट निकालना है तो 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। सी निकालना है अपने को तो आई इक्वल्स टू सी डी वी टी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। वोल्टेज इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रेशन आई डी टी। ओके, इस सर्किट में देखते हैं अपन। इस सर्किट में अपने पास एक रेजिस्टेंस है, तो इसका आराम से अपन ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ क्या होता है, कॉज, ठीक है ना। वैसे ये वोल्टेज सोर्स है, पर ये जो ईएमएफ, ये जो वोल्टेज है वो ईएमएफ कहलाता है। ये जो है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे। ओके, ये पढ़ सकते हैं आप। और अब देखते हैं इस सर्किट के अंदर अपन, ये स्टार्टिंग एंड है और ये फिनिशिंग एंड है इस सर्किट की। अब इस सर्किट में वेरिएबल अपने पास सप्लाई है। ये एरो हमेशा वेरिएबल सप्लाई को डिपेंड करता, मतलब डिपिक्ट करता है। इसमें करंट जा रहा है, ये करंट इसमें जा रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है अपना, जो कि लीनियरली है। जो करंट जो होगा वो डायरेक्टली वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। अब इस सर्किट में देखते हैं, इसमें अपन ने जो डायरेक्शन थी वोल्टेज सोर्स की, ये चेंज कर दी, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे रिवर्सली कनेक्ट कर दिया अपन ने। तो इसकी जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पोर्शन में आएगी। ये इसको अपन कहेंगे बाई डायरेक्शनल या फिर बाईलेटरल। द एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों में करंट डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब इंडिपेंडेंट है। इस डायोड में देख सकते हैं अपन, डायोड में ये क्या है, फॉरवर्ड कनेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिवली कनेक्टेड, तो डायोड कंडक्शन मोड में आ गया। अब इसमें अपन ने वोल्टेज की जो थे, मतलब वोल्टेज का जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी, मतलब इन दोनों के सोर्स चेंज कर दिए, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। तो डायोड अभी कंडक्ट नहीं करेगा और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, जिस कारण ये कंडक्ट नहीं करेगा और इसमें रेजिस्टेंस का कम हो जाएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल कहलाएगा। ओके, डायोड हमेशा यूनिडायरेक्शनल। अभी आप पढ़ सकते हैं इसको। अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे आते हैं अपन, ठीक है। इस वाले ग्राफ में अपन देखते हैं ये ठीक है, ये वाला वोल्टेज और ये करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं अपने को। ये नॉन लीनियर क्यों है, लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो अपना क्वाड्रेंट 1 है वही सेम क्वाड्रेंट में अपना, मतलब एकदम मिरर इमेज, मतलब मिरर तो नहीं, एकदम सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब ठीक है। अगर ये सेम नहीं है दोनों क्वाड्रेंट्स में इसकी इमेज, तो वो नॉन लीनियर कहलाएगी। ये यूनिडायरेक्शनल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, क्योंकि ये लीनियर तो है, ये नॉन लीनियर है वैसे तो, पर ये जो है वो डायरेक्शनली एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ये पैसिव है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉन लीनियर है पर ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि ये दोनों में सेम है, ये पैसिव एलिमेंट है। अब इसको देखे जाए कि ये 100 वोल्ट और 10 एम्पियर है, ये 40 और ये नॉन लीनियर है और ये यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है और ये पैसिव है। इसको आप और पढ़ सकते हैं। अपन अगली पे आते हैं। अब वो इसके अंदर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में अपन को कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि आई हमेशा 0 रहता है, पर आर जो होता है वो इन्फिनिट रहता है।
और शॉर्ट सर्किट में जो अपना वोल्टेज रहता है वो ज़ीरो होता है, और जो करंट रेजिस्टेंस रहता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। ओम्स लॉ से अपन इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओम्स लॉ इसके अलावा ओपन सर्किट में काम नहीं करता, और शॉर्ट सर्किट में भी ओम्स लॉ काम नहीं करता। अब सपोज़ ये अपने पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चंस अपन अब सॉल्व करते रहेंगे अलग से वीडियो में। आपको बस ये थोड़ा बेसिक्स बता देते हैं हम। अगर वी आई रेशियो नेगेटिव है in both quadrants or in the one of the quadrants then the elements is negative, ठीक। अगर वी आई रेशियो नेगेटिव है एक भी क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव ही हो, एलिमेंट जो होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। अबव टू स्टेटमेंट्स, अब इससे पहले भी स्टेटमेंट लिखी है मैंने, यहाँ नीचे देख सकते हैं आप। अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है बोथ क्वाड्रेंट में तो वो पैसिव एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर इसमें एक भी क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो अपन उसको कहेंगे एक्टिव एलिमेंट, ओके। अबव टू स्टेटमेंट्स आर वैलिड व्हेन द ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से पास करना चाहिए ग्राफ। अब अपन ने इसमें देखा ये ओरिजिन से पास तो कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, ये मिरर इमेज नहीं बन रही उसकी, ये क्या एडजेसेंटली बन रही है दूसरे से, तो ये नॉन लीनियर तो है ही, और ये यूनिडायरेक्शनल और है, ये एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि इसमें ये सेकंड क्वाड्रेंट का जो है वो नेगेटिव कहला रहा है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जो नेगेटिव हो जाएगा एक भी क्वाड्रेंट में तो वो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। इसमें भी सेम है, इसमें भी एक नेगेटिव एलिमेंट है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये भी एक्टिव कहला रहा है। इसमें देखिए इसमें ये लीनियर है पर ये क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी एक्टिव कहला रहा है। अब when the elements obeys the bidirectional property, characteristic should be identical in opposite quadrant but in the adjacent quadrant, but into the adjacent quadrant, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है अपने को, एडजेसेंट क्वाड्रेंट में होना चाहिए ना कि मिरर क्वाड्रेंट में। ये क्या है, मिरर क्वाड्रेंट में है, ये एडजेसेंट क्वाड्रेंट में, तभी बायडायरेक्शनल फ्लो कर रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि मिरर क्वाड्रेंट में। अब एवरी लीनियर एलिमेंट शुड ओबे द बायडायरेक्शनल प्रॉपर्टी बट नॉट वाइस वर्सा। तो हर लीनियर एलिमेंट बाय डायरेक्शनल को सपोर्ट कर सकता है पर हर बाय डायरेक्शनल लीनियर एलिमेंट नहीं हो सकता, ये है इसका मतलब, ओके। अब इसमें अपन कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। अब दो रेजिस्टेंस है तो दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों का प्लस कर सकते हैं, एडिशन हो सकता है। सेम अपने साथ जो अपने रेजिस्टेंस में लगा है वही अपन इंडक्टर में प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। L1 प्लस L2 इसका इक्विवेलेंट निकल के आएगा। कैपेसिटर का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके अंदर अपने को 1/C1 प्लस 1/C2 निकाल के फिर इसको ऊपर लेके जैसे कि इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आ गए तब इसका इक्विवेलेंट जो आएगा वो अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। सेम इंडक्टर का आएगा तो इसको L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं 1/L1 प्लस 1/L2। कैपेसिटर का यहाँ पे पैरेलल में जब लेते हैं तो